वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस वाला एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि हम वेरियस पर्पस ऑफ वैल्यूएशन करेंगे स्टार्ट, लेकिन मैं इंश्योरेंस स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज एज पर हमारी जो स्ट्रेटेजी है उसके अंदर कॉस्ट अप्रोच के बाद प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस ही करना है, और वेरियस पर्पस हम इसके बाद हम नेक्स्ट लेंगे एनवायरमेंटल वाला टॉपिक, इसमें एग्जाम्पल के स्टडी है, और उसके अंदर उसके बाद हम लेंगे वेरियस पर्पस ऑफ वैल्यूएशन। क्योंकि एक सेट पैटर्न है, उसी पैटर्न में मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आप पढ़िए ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए, क्योंकि सब चीजें इंटरलिंक है आपस में। तो ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ दिसंबर 2024 के अंदर, और आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी हमने रिसेंटली अपनी मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है, और इसके अंदर क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि हमें लाइव मॉक टेस्ट करने हैं और एमसीक्यूज करने हैं, क्योंकि मार्केट में कहीं पर भी मॉक टेस्ट अवेलेबल नहीं है। और एक बार अटेम्प्ट करने के 5,000 रुपये, 5,000 प्लस टैक्सेस जीएसटी, उसमें टैक्सेस की कॉस्ट आती है, तो आपको एक एक्सपीरियंस लेने के लिए 5,900 रुपये जाके देने पड़ते हैं एग्जाम के लिए, और जो कि बड़ा ही कठिन है, और उसके लिए पहले आपको 50 घंटे की ट्रेनिंग करनी है, वो भी करनी पड़ेगी आपको। तो अगर आपको एक रियल फील लेनी है कि एग्जाम किस तरह का होता है, और 2 घंटे का एग्जाम होता है बेसिकली, और उसमें 20.25 की मार्किंग का नेगेटिव मार्किंग है, तो आप एक्चुअली अपना एक हमने मॉक टेस्ट डिजाइन कर रहे हैं हम। अभी हमने प्रमोशन ऑफर डाली है, और रेगुलर प्राइस 199 रुपीज है उसका एज ऑफ नाउ, जो भविष्य में बढ़ेगा, और अभी उसके अंदर भी फर्दर डिस्काउंट दे रखा है स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए। आप सिर्फ 1 रुपए के अंदर आप उसको मॉक टेस्ट को कर सकते हैं, जो कि लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर है। तो आप खाली आप जो अ, एक हमने पोस्ट डाला है यूट्यूब चैनल के ऊपर, कि आप उस पोस्ट को लाइक करके आप व्हाट्सएप पे उसको शेयर कीजिए, और आपको हम लिंक भेज देंगे एग्जाम का। आप 1 रुपए के अंदर वो मॉक टेस्ट आप लिंक पे क्लिक करके आप 1 रुपया पे कर सकते हैं, और उसको मॉक टेस्ट को एक अटेम्प्ट मिलेगी उसमें, आप एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, और ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद जो प्रमोशन ऑफर आने वाली है, वो सारी ऑफर्स आपको मिलती रहेंगी वहाँ पे। इसके बाद हम ऐप के अंदर बहुत सारी नई चीजें भी लेके आ रहे हैं, जो आपको समय आने पे आपको बताते रहेंगे। देखिए ये पूरा सिलेबस है इंश्योरेंस का, जो हम मे बी 4 5 6 पार्ट्स में कवर करेंगे। पहले थ्योरी कवर करेंगे और फिर उसके बाद एग्जांपल्स एंड केस स्टडीज भी देखेंगे। तो इसमें से कहने के लिए 3 मार्क्स का आता है, लेकिन जितनी मेरी स्टूडेंट से बात होती है, मैंने खुद भी एग्जाम दिया है, तो कम से कम 5 6 नंबर का, 3 से 4 नंबर की थ्योरी आती है, 2 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, और कभी कभी केस स्टडी भी आती है इसके अंदर से, कि इंश्योर्ड वैल्यू निकालिए, इंश्योरेंस वैल्यू निकालिए। तो आप तैयार रहिए कि ये 3 मार्क का टॉपिक नहीं है, इसको छोड़ के आप एग्जाम पास नहीं कर सकते हैं। और काफी आरवीओ ऐसे हैं जो आपको 50 आवर ट्रेनिंग में बहुत अच्छे से नहीं सिखा पाते हैं, आप ये सीख ही नहीं पाते, बिकॉज बहुत डीप टॉपिक है, बहुत कुछ है इसके अंदर समझने समझाने के लिए। तो इसको हम एक एज ए वैल्यूअर और एग्जाम के परस्पेक्टिव से फोकस होके क्या क्या चीजें बिल्कुल इंपॉर्टेंट है वो उसमें फोकस करेंगे। तो 99.99% जो हम आपको इस कोर्स में इस वाले चैप्टर में बताएंगे, उसके अंदर से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। इसके बाहर बहुत कम चांस है कुछ भी निकल के आएगा। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना ही पढ़ लीजिए बस आप। तो पहली चीज, व्हाट इज इंश्योरेंस? तो इंश्योरेंस बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योर्ड और इंश्योरर। इंश्योर्ड बेसिकली बेसिकली जो इंश्योरेंस परचेज कर रहा है, और इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योर्ड कौन है? ये इंडिविजुअल या फिर कंपनी हो सकती है, कमर्शियल बिजनेस हो सकता है, या फिर एक इंडिविजुअल आदमी हो सकता है। और इंश्योरर होती है इंश्योरेंस कंपनी। तो आप ये दोनों वर्ड्स बहुत फ्रिक्वेंटली देखेंगे। पूरे हम ये बात, अभी हम पूरा इंश्योरेंस टॉपिक जब पढ़ेंगे, तो ये 2 वर्ड आपको बड़ी कॉमनली और फ्रीक्वेंटली सुनने को मिलेगा, इसलिए आपको पहले बता रहा हूँ कि इंश्योर्ड और इंश्योर का मतलब आप समझ के रखिए। और प्रीमियम होता है बेसिकली जो कंसिडरेशन है जो इंश्योरेंस कंपनी चार्ज कर रही है, प्रीमियम। आप जो पॉलिसी खरीद रहे हैं उसको कुछ आपको पेमेंट करना पड़ेगा एज ए प्रीमियम। सो जो भी अमाउंट आप पे कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी को, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। अभी देखिए इसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं इंश्योरेंस के, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। इनके अंदर से एटलीस्ट 1 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन आता ही आता है, समझिए। कम से कम 1 नंबर बता रहा हूँ मैं आपको, 2 नंबर का भी आ सकता है। 10 से 20% चांस है आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा। 80 to 90% चांस इसमें से ये है, जो हम अभी नेक्स्ट 5 6 प्रिंसिपल जो एक प्रिंसिपल है, 1 2 3 4 7 प्रिंसिपल है, इनमें से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा। एग्जामिनर आपको एक सिचुएशन देगा और उसके अंदर से कुछ पूछेगा, कुछ कहानी घुमा के, कुछ डाल के। तो इसलिए आपको ये प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए कि ये फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ इंश्योरेंस क्या है। इनकी एप्लीकेशन भी मैं समझाऊंगा आपको अभी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो पहला प्रिंसिपल समझते हैं, पहले प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। तो इसमें क्या है कि इट इज ड्यूटी ऑफ प्रपोजर टू डिस्क्लोज ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन विच ही नोज एंड ऑल्सो ही ओट टू नो टू द इंश्योरर। तो बेसिकली ये ड्यूटी है इंश्योरेंस, जो भी इंश्योरेंस खरीद रहा है उसकी ड्यूटी है कि वो इंश्योरेंस कंपनी को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे जो उसको जानकारी है और जो उसको जानकारी होनी चाहिए। अब मान लीजिए मेरे को कुछ नहीं पता अपने अपने बारे में, मान लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा हूँ, मान लीजिए फॉर एग्जांपल में, तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के टाइम पे एक हेल्थ इंश्योरेंस क्वेश्चनर होता है कि मेरी हेल्थ में इशू क्या है। तो अब मान लीजिए मुझे डायबिटीज है और मैंने कभी चेक नहीं करवाया उसको, मुझे पता नहीं है, तो मैं बोल रहा हूँ ठीक है मैं हेल्दी हूँ, तो मैंने बता दिया उसको कि मेरे को कुछ बीमारी नहीं है, बट एक्चुअली मुझे डायबिटीज है, बट मुझे पता नहीं है, मैंने डायग्नोज नहीं किया, मुझे कोई सिम्टम नहीं आया आज तक। तो ठीक है मैंने बोला और मेरा निकल गया, पॉलिसी हो गया। कंपनी बोलती ठीक है ये जो जिस आदमी ने लिया है वो हेल्दी लगता है, नॉर्मली 25-30 साल की उम्र में ऐसी बीमारियां नहीं होती हैं, तो उन्होंने रिस्क परसीव नहीं करा और उन्होंने पॉलिसी निकाल दी। अब 2-3 से 5 साल के बाद आपको वो डायग्नोज हो गई, तो जब डायग्नोज हुई तो डॉक्टर ने बोला ठीक है पहली बार डायग्नोज हुई है तो वो कवर्ड हो गई। लेकिन मान लीजिए सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती है कि आपको पता था कि आपको डायबिटीज है और आपने हाइड कर लिया उसको, राइट? तो आपने मालूम था लेकिन आपने हाइड किया, तो वो गलत है, आप उसको हाइड नहीं कर सकते, आप उसको बताना पड़ेगा आपको फिर उसको कंपनी को। थर्ड सिचुएशन क्या है कि आपको पता नहीं था, कंपनी ने बोला मेडिकल करवा के लाइए अपना, तो जो मेडिकल होगा तो उसमें पता लग जाएगा कि साहब डायबिटीज है, तो पहली बार डॉक्टर लिख के देगा कि आपको आज तक पता ही नहीं था, लेकिन अब हमने जब रैंडम चेक किया तो डायबिटीज निकल गई, तो वहां पर आपका वो प्रोसेस रुक जाएगा, दैट इज ओके। तो आपको पॉलिसी उसके बाद देनी है नहीं देनी है इंश्योरेंस कंपनी का डिसीजन है, लेकिन टेक्निकली यू शुड नो अबाउट योर हेल्थ। आप जो भी बताएंगे वो गुड फेथ में बताएंगे। अगर गुड फेथ में कुछ आपने गलत चीज बता भी दी तो इट्स ओके, बट जो भी है बेस्ट पॉसिबल नॉलेज के लिए आप उसको बताएंगे। लाइकवाइज इंश्योरेंस कंपनी जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है गुड फेथ के लिए, तो जो आदमी पॉलिसी खरीद रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गुड फेथ में क्या कि वो सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली बताएगा जो उसको पता है और जो उसको पता होनी चाहिए। और जो इंश्योरेंस कंपनी का प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल दोनों पे अप्लाई करता है। तो इंश्योरेंस कंपनी जो है उसके ऊपर क्या है कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन बायर को मिसलीड नहीं देगी, रॉन्ग सेलिंग नहीं करेगी, कोई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नहीं देगी, झूठ बोल के पॉलिसी नहीं बेचेगी। ठीक है? तो जो भी वो है उसको इंफॉर्मेशन बताएगी, बेसिकली सारा कुछ ट्रांसपेरेंटली ट्रांजैक्शन करेगी। इसके साथ एक चीज ध्यान रखने की है कि इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ये प्रिंसिपल का मतलब ये नहीं कि इंश्योरेंस कंपनी आपको एक एक वर्ड का मतलब बताएगी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का। जो मेजर चीजें हैं इंश्योरेंस पॉलिसी की वो डिस्क्लोज करेगी, आपको कोई गलत चीज नहीं, जो भी बताएगी वो सही बताएगी। लेकिन ये जिम्मेदारी बायर की है कि वो सारा पॉलिसी का कॉन्ट्रैक्ट पढ़े और एक चीज समझे। अगर उसको किसी पॉइंट में डाउट है वो खुद पूछे, अपनी क्लैरिटी खुद करे, ना कि इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी कल को वो इंश्योरेंस कंपनी में डाल दे कि मुझे तो बताया नहीं था। मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली, मुझे मेजर टर्म्स कंडीशन बता दी कंपनी ने, जो मुझे बताया वो सही बताया। उसके बाद जिस पे साइलेंट होगी कंपनी और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, तो वो एज ए बायर मेरी जिम्मेदारी है मैं उसको पढूं और समझूं। अगर डाउट है मैं पहले ही पूछ लूं और क्लियर करूं। तो इसका मतलब क्या हो गया, बायर बीवेयर, लेट द बायर बीवेयर इज ए लीगल रूल। तो ये एक टर्मिनोलॉजी आपको एग्जाम में कहीं देखने को मिल सकती है। इफ अगर एक पॉलिसी परचेज की एजेंट के थ्रू, तो अगर एजेंट भी इन्वॉल्व है इसके अंदर, तो एजेंट जो है उसकी भी ड्यूटी सिमिलर है कि जो भी उसको मटेरियल फैक्ट्स पता है वो प्रपोजर को बताए और प्रपोजर के फैक्ट्स जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को बताए, तो वो भी पूरा प्रॉपरली सब कुछ डिस्क्लोज करे, कहीं पर कुछ हाइड ना करे। एग्जांपल देखते हैं थोड़े से मटेरियल फैक्ट के क्या क्या होते हैं। फायर इंश्योरेंस में मटेरियल फैक्ट्स क्या हो सकता है, जैसे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गई, ऑक्यूपेंसी, मैं खुद रहता हूँ या कोई किराए पे दे रखी है प्रॉपर्टी मैंने, मैं झूठ नहीं बोल सकता। नेचर ऑफ गुड स्टोर, मेरी प्रॉपर्टी में मान लीजिए मैंने घर की इंश्योरेंस ली तो उसमें किस टाइप के मटेरियल मैंने उसमें स्टोर किए, हजारडियस हैं, नॉन हजारडियस हैं, फायर क्रैकर डाल दिए मैंने उसमें स्टोर कर रखे हैं, या केमिकल स्टोर कर रखा है, तो बताना चाहिए मुझे। मरीन इंश्योरेंस अगर मैं ले रहा हूँ तो उसमें पैकिंग मटेरियल किस तरह का है, गनी बैग है, प्लास्टिक बैग है, ये ड्रम प्लास्टिक के ड्रम है, ये वुडन ड्रम्स है। नेचर ऑफ गुड्स, हजारडियस नॉन हजारडियस, किस टाइप का मटेरियल मैं शिपमेंट कर रहा हूँ मरीन इंश्योरेंस के लिए। देन मोटर इंश्योरेंस, उसकी क्यूबिक कैपेसिटी कितनी है, मैन्युफैक्चरिंग ईयर कौन से ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है,
पर्पस क्या है, पर्सनल व्हीकल है, कमर्शियल है, प्राइवेट व्हीकल है, कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, ज्योग्राफिकल एरिया कौन से स्टेट में वो चलेगा या कौन से एरिया में चलेगा ज्यादातर। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस के केस में एज, हाइट, वेट, फिजिकल डिसेबिलिटी, कोई अगर ऑलरेडी डिसेबिलिटी है पहले से वो बताऊंगा मैं। नेचर ऑक्यूपेशन, मान लीजिए कोई आदमी कोल माइन पे काम करता है, एक आदमी ऑफिस में काम कर रहा है, एक आदमी रोड पे फूड डिलीवरी कर रहा है, तो वो ज्यादा उसका रिस्क है, और दूसरा आदमी जो है वो घर बैठ के ऑफिस का काम कर रहा है, उसका कम रिस्क है। मान लीजिए एक बंदा है जो तो अगर वो झूठ बोल के पॉलिसी लेगा तो वो हाइड कर रहा है मटेरियल फैक्ट को। जनरल डिस्क्लोजर्स, और कोई अगर ऐसा कोई लॉस है जो सफर्ड बाय, डिटेल्स ऑफ प्रीवियस लॉसेस सफर्ड बाय प्रपोजर, डिटेल ऑफ प्रीवियस इंश्योरेंस इंश्योर इफ रिजेक्टेड बाय एनी क्लेम, एक्स्ट्रा चार्ज एक्स्ट्रा प्रीमियम, और कैंसल्ड और रिफ्यूज टू रिन्यू दी पॉलिसी। तो पास्ट में कोई उसने क्लेम लिया है या किसी कंपनी ने उसको क्लेम रिजेक्ट किया है या पॉलिसी रिजेक्ट करी है, तो उस टाइप के जनरल डिस्क्लोजर्स और उसके अंदर होते हैं। तो ये सारे मटेरियल फैक्ट जब आप पॉलिसी खरीदते हैं आपको इंश्योरेंस कंपनी को बताने चाहिए। कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी ऑफ utmost good faith. Normally, insurance company designs a proposal form. The proposer fills this form and declares the information. The legal effect of this declaration is that the insurer can avoid the contract if any answer is inaccurate or incorrect, even if answer is not material to the risk. It is called contractual duty of utmost good faith, which is far stricter than the common law duty. तो इसका मतलब क्या है, देखिए जब हम इंश्योरेंस का कोई फॉर्म भरते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, तो हमने कई बार देखा है कि उसमें फॉर्म भर देंगे हम और एजेंट बोलता है कि आप बस साइन कर दो, मैं खुद भर लूंगा। लेकिन वो फॉर्म इतना इंपॉर्टेंट है, उसमें अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गलत भर दी एजेंट ने, जान के या अनजाने में, और कल को जब आप क्लेम लेने जाएंगे तो उसके अंदर अगर उसने पकड़ लिया कि ये चीज आपने गलत डाल रखी थी, तो वो आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकता है। अब वो जो चीज था, जो गलत इंफॉर्मेशन डाली थी, इवन इफ थ्योरेटिकली, इवन इफ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर, कोई मैटर नहीं करता उस चीज से कि वो आपका क्या है, राइट, कि उससे कोई रिस्क बढ़ रहा है या कंपनी का प्रीमियम बढ़ रहा है या कोई रिस्क आ रहा है, उससे कुछ नहीं है। लेकिन अगर गलत डाल दिया आपने तो कंपनी उसके बेस पे भी रिजेक्ट कर सकती है। तो उसमें बड़ा क्लियर कट रूल है, राइट। आई हैव सीन, मतलब इसमें बेस्ट एग्जांपल क्या है, बहुत बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक इंश्योरेंस पॉलिसी है ऑलरेडी, एक मेरे पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑलरेडी है मेरे पास 1 लाख रुपए की, और मैंने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सेकंड पॉलिसी खरीद ली। तो मैंने अगर सेकंड पॉलिसी खरीदने के टाइम पे उसमें फॉर्म में क्लॉज रहता है कि मेरे पास एग्जिस्टिंग पॉलिसीज कोई है, तो एजेंट को मैंने बताया नहीं, एजेंट ने भरा नहीं, तो उसने बोल दिया एग्जिस्टिंग पॉलिसी जीरो। और कल को जब मैं क्लेम लेने जाऊंगा तो उसमें पता लगेगा बाद में कि इसने पहले से एक पॉलिसी रखी हुई थी और वो फैक्ट को हाइड किया, तो उसके बेस पे भी कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। एज पर आईआरडीए रेगुलेशन, आईआरडीए रेगुलेशन क्या बोलती है, प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर इंटरेस्ट 2002, ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ए प्रपोजल और पॉलिसी ऑल्सो अप्लाई टू इंश्योरर्स, एजेंट एंड इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज। तो ये जो ड्यूटी है ये खाली प्रपोजर पे नहीं है, जो उसका एजेंट है, जो बीच में जो भी चैनल पार्टनर्स हैं, उन सब के ऊपर भी ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ है, ये लॉ एप्लीकेबल उनके ऊपर भी है। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, सेकंड प्रिंसिपल, वन कैन एंटर इनटू अ वैलिड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इफ एंड ओनली इफ ही इज एज अ वैलिड रीजन फॉर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एसेंट। तो एक आदमी इंश्योरेंस पॉलिसी के कॉन्ट्रैक्ट में तभी जा सकता है अगर ये दोनों कंडीशंस मीट होती हैं। पहली कंडीशन क्या है, जो आदमी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहा है उसके पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए कि क्यों उस एसेट का इंश्योरेंस करना है। पहला पहला पैरामीटर जो कंप्लाई होना चाहिए 100%। सेकंड, ही स्टैंड्स टू सफर अ डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉस इफ अनसर्टेन इवेंट अकर। तो ये दोनों अगर कंडीशन, अगर अगर उसमें कोई नुकसान होता है तो मुझे कोई फाइनेंशियल लॉस होना चाहिए, डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉस। अगर ये दोनों चीजें हैं तो हम उसके अंदर इंश्योरेबल कॉन्ट्रैक्ट में जा सकते हैं। एंड दिस लीगल राइट टू इंश्योर इज कॉल्ड इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो बेसिकली अगर ये दोनों फैक्टर उसमें है तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा इसमें इस एसेट के अंदर इंश्योरेबल एसेट इंटरेस्ट है। एंड विदाउट इंश्योरेबल इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज वॉइड। तो अगर मान लीजिए मैं पड़ोसी की कार पे इंश्योरेंस ले रहा हूँ, तो वो गाड़ी मेरे नाम पे नहीं है, गाड़ी पड़ोसी के नाम पे है। अगर उस गाड़ी को नुकसान हो गया तो मुझे कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा डायरेक्टली उसके उसके उस पे।
तो मैं उसका मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर, तो मैं उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले सकता। अगर ले भी ली तो मुझे क्लेम नहीं मिलेगा उसका। पहली बात तो इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैंने ले भी लिया, झूठ बोल के, सच बोल के, डॉक्यूमेंट फोर्ज कर दिया, कुछ कर दिया, तो कल को जब मैं क्लेम नहीं जाऊँगा तो वो इंश्योरेंस जो पॉलिसी है उसको वॉइड माना जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई क्लेम नहीं मिलेगा उस पे। इसको एग्जांपल से समझते हैं आगे और। एग्जांपल देखते हैं कुछ, जैसे ओनरशिप है। तो ओनरशिप, जॉइंट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इज एन एग्जांपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो बेसिकली अब एक प्रॉपर्टी अगर हस्बैंड वाइफ के नाम पे है, दो फ्रेंड्स के नाम पे है, तो दोनों का इंश्योरेबल इंटरेस्ट उसमें हो गया। एक कार मेरे मेरे दोस्त के नाम पे है जॉइंट, या मेरे घर एक एक प्रॉपर्टी है वो दोनों के नाम पे है, हम दोनों का इंटरेस्ट हो गया। हम दोनों में से कोई भी ले सकता है। लेकिन मैं पड़ोसी की कार को, इसमें मेरी ओनरशिप नहीं है, उसके अंदर मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है और मैं उसकी पॉलिसी नहीं कटवा सकता। अ बैंक हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू द एक्सटेंट ऑफ लोन अमाउंट। तो एक अगर बैंक ने लोन दिया है किसी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके, मान लीजिए प्रॉपर्टी वैल्यू 100 रुपए की है, लोन अमाउंट 70 रुपए दिया बैंक ने, तो 70 रुपए तक का इंश्योरेबल इंटरेस्ट उसके अंदर है। 70 रुपए लोन दिया, 30 साल का लोन था मान लीजिए हाउसिंग लोन, 20 साल के बाद लोन अमाउंट घट के आ गया 30 रुपए। अब उस पे जो इंटरेस्ट है, जो बैंक का जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, वो भी 30 रुपए आ गया। तो अगर वो इंश्योरेंस अमाउंट 70 रुपए पे खड़ा है, कि 70 रुपए ही है, तो फिर 40 रुपए जो ऑनर है प्रॉपर्टी का उसको मिल जाएंगे। कई बार क्या होता है कि वो जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो इस तरह से बनती है कि बैंक का ही लोन कवर करेगा। तो फिर जैसे जैसे इंश्योरेबल इंटरेस्ट कम होगा, उसमें आपका जो कवरेज है वो भी कम हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कौन सी पॉलिसी आप ले रहे हैं। बट मुद्दा समझने का ये है कि एक बैंक का जो इंटरेस्ट है एक प्रॉपर्टी के अंदर जो मॉर्गेज हुई है, उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज इक्वल टू लोन अमाउंट। तो अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जांपल आ जाए तो आपको लोन अमाउंट निकालना है, बैलेंस लोन आउटस्टैंडिंग अमाउंट, उतने अमाउंट तक का ही इंटरेस्ट उस पे, इंश्योरेबल इंटरेस्ट उस बैंक का उस प्रॉपर्टी के ऊपर है। शिप ऑनर हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन शिप। मान लीजिए मेरी एक शिपिंग कंपनी है और उसके अंदर मैंने बहुत सारे शिप रखे हुए हैं, जो शिप मेरी कंपनी के नाम पे है, मेरे नाम पे है। तो अब उसके अंदर जो मैं किराए पे सामान, मेरा मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता हूँ, तो बहुत सारे लोग मेरे शिप के अंदर अपना सामान भेजते हैं। आपने मेरा शिप किराए पे लिया और उसमें सामान भेज रहे हैं, तो शिप का जो इंश्योरेंस है वो तो मैं कराऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन जो कार्गो जा रहा है उसमें, तो वो कौन करवाएगा? वो मैं नहीं करवा सकता एज ए शिपिंग कंपनी, और आई कैन नॉट डू इट, क्योंकि आपका सामान है, आप सेलर हैं, आपने एक्सपोर्ट किया सामान, या तो आप कराएंगे या फिर आपका जो बायर है, जो फॉरेन कंट्री में बैठा है और आपसे सामान ले रहा है, वो करवाएगा। तो बायर सेलर दोनों में से एक आदमी कार्गो शिप का इंश्योरेंस करवा सकता है। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट उसके पास है। एग्जाम्पल इसमें इसी तरह से घुमा फिरा के आएगा कि इस प्रॉपर्टी इसका इंश्योरेंस कौन करवा सकता है, कौन नहीं करवा सकता। कोई एग्जाम्पल दिया जाएगा केस स्टडी में आपको एग्जाम में, देन एग्जामिनर विल आस्क यू कि इस के सिचुएशन में कौन, किसके पास इंश्योरेबल इंटरेस्ट है इसका। तो आपको समझ में आना चाहिए कि किस सिचुएशन में क्या बनेगा। ओनर ऑफ मोटर व्हीकल हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन बोथ व्हीकल एंड पोटेंशियल थर्ड पार्टी लायबिलिटी। अगर आपके पास कार है तो आप उसके दो आपके इंटरेस्ट होते हैं उसमें, तो कार के अंदर आपका इंटरेस्ट है, और किसी भी थर्ड पार्टी जिसको आप आपकी कार हिट कर सकती है, उसकी अंदर भी पोटेंशियल हो गया, इसलिए पोटेंशियल थर्ड पार्टी लायबिलिटी। तो इन फ्यूचर आप अगर किसी थर्ड पार्टी को हिट कर सकते हैं, इस चीज की संभावना को लेके जो रिस्क है, उसके अंदर भी आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। और उसको कोई चोट लग जाए तो उसमें आपको क्लेम देना पड़ेगा या कुछ पैसे देने पड़ेंगे, तो वो लॉस, फाइनेंशियल लॉस आपको जो हो सकता है पोटेंशियली, उसको भी आप कवर कर सकते हैं। एक आदमी का अपनी लाइफ के अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है, हर एक इंसान का अपनी खुद की लाइफ में भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अपनी लाइफ का खुद इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है। अब समझते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन लाइफ के, लाइफ इंश्योरेंस के केस में कौन कौन आदमी ले सकता है। तो हर एक आदमी का अपनी खुद की लाइफ में तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। तो एवरी पर्सन कैन टेक लाइफ इंश्योरेंस ऑफ हिज ओन, क्योंकि वो उसको कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हर एक आदमी का अपना इंटरेस्ट है। स्पाउस हैज ऑटोमेटिक इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन लाइफ ऑफ लाइफ पार्टनर। तो जो वाइफ है या हस्बैंड है, आप लाइफ पार्टनर, आप आपस में एक दूसरे की लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं, बिकॉज उनका बाय डिफॉल्ट उसमें लाइफ इंश्योरेंस, उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो जाता है। अब इसमें एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए चलिए मैंने एग्जांपल दे ही रखा है, अपार्ट फ्रॉम हस्बैंड, वाइफ और एनी अदर क्लोज रिलेटिव, any person who has a legal right to derive maintenance from the person can take a life insurance policy on the life of latter।
विदाउट प्रूफ ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ के अलावा कोई ऐसा बंदा है जो कि डिपेंडेंट है आपके ऊपर मेंटेनेंस के लिए, तो उसका भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट आपके ऊपर हो गया, तो वो भी आपका इंश्योरेंस पॉलिसी वाइस वर्सा ले सकते हैं। तो एग्जांपल समझते हैं इसका। मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है, उनका डाइवोर्स हो जाता है। डाइवोर्स होने के बाद हस्बैंड इंश्योरेंस कंपनी को बोलता है कि मेरा डिस्क्लोज नहीं करता कि मेरा डाइवोर्स हो गया, और वो वाइफ के नाम पे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेता है स्टेटिंग कि मैं मैरिड हूँ, बट एक्चुअली डाइवोर्स हो चुका है, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करे उसने। जब वो क्लेम लेने जाएगा तो उस समय अगर कंपनी को पता लग गया कि जिस समय ये पॉलिसी ली गई थी उस समय ये डाइवोर्स थे, इनका डाइवोर्स हो चुका था, ये लाइफ पार्टनर नहीं थे, तो इसका मतलब वो उनका इंश्योरेबल इंटरेस्ट आपस में नहीं था, तो कंपनी उस समय जो क्लेम है वो रिजेक्ट कर सकती है। इसके बाद मान लीजिए आपने मेरे से कुछ सामान उधार लिया, या फिर मान लीजिए आपने कोई मेरे से लोन लिया, तो अब जब तक वो लोन आपके पास खड़ा है और आपने मेरे पैसे देने हैं, तब तक आप मेरे क्रेडिटर हो गए, तो आपके अंदर आपके ऊपर आपकी लाइफ के ऊपर मेरा एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट आ गया। क्योंकि अगर आपकी डेथ हो जाती है या मेरी डेथ हो जाती है, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे लोन लिया, फॉर एग्जांपल आपने मुझे पैसे दिए या मैं आपको आपने मुझे सामान दिया, मैंने पैसे देने हैं आपको, तो अगर मेरी डेथ हो जाती है फॉर एग्जांपल, तो इन दैट केस आपके पैसे कौन देगा? तो आपका इंटरेस्ट मेरी लाइफ में एज ए इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो गया, और एक गारंटर के लिए भी एप्लीकेबल है, खाली क्रेडिटर के लिए नहीं है। अगर मैंने आपसे लोन लिया और किसी थर्ड पर्सन ने, मान लो मिस्टर ए ने गारंटी दी मेरे लोन की, उस लोन की, तो उसके लाइफ के अंदर भी आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो जाता है, तो आप उसकी भी इंश्योरेंस पॉलिसी डिमांड कर सकते हैं, ले सकते हैं। टाइम व्हेन इंश्योरेबल इंटरेस्ट शुड बी प्रेजेंट, तो किस स्टेज पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट थिंग है, बिकॉज इसमें अलग अलग सिचुएशंस हैं। तो अगर हम फायर और मिसलेनियस इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करें, तो जिस समय आपने पॉलिसी ली उस समय और जिस समय आप क्लेम लेने जाएंगे, दोनों टाइम पे आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने एक फैक्ट्री ले ली, जो मेरी मेरी एक फैक्ट्री है, मैंने फैक्ट्री ली, मैंने उसका फैक्ट्री का 100 रुपए का इंश्योरेंस करवा दिया। 6 महीने बाद मैंने इंश्योरेंस लिया 1 साल का, 1 साल प्रीमियम पे कर दिया, 1 साल का मैंने इंश्योरेंस ले ली। 6 महीने के बाद मैंने वो फैक्ट्री आपको बेच दी, और मैंने कंपनी को बताया नहीं, इंश्योरेंस कंपनी को ना आपने बताया, मैंने पॉलिसी आपको हैंड ओवर कर दी, बोल दिया मैंने इंश्योरेंस ले रखी है 12 महीने की, आप सो गए उसके ऊपर। 6 महीने के बाद आपने खरीदी, उसके 2 महीने बाद फैक्ट्री में आग लग गई, तो इंश्योरेंस तो वैलिड है, प्रीमियम पेड है, आप गए क्लेम लेने के लिए कंपनी के पास कि साहब ये फैक्ट्री में आग लग गई, देखो इंश्योरेंस पॉलिसी थी। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलेगी कि हमने ये पॉलिसी जो पुराने ओनर थे उनके उनके नाम पे काटी थी, तो आप तो नए ओनर बन गए, तो आपको तो हमें पता ही नहीं आप ओनर हो, तो आपके नाम पे तो पॉलिसी है ही नहीं है, और पुराना ओनर के पास फैक्ट्री नहीं रही, तो इसलिए जिस समय ली उस समय इंश्योरेबल इंटरेस्ट था, लेकिन जब क्लेम लेने जा रहे हैं तब इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं रहा, तो ये क्लेम नहीं मिलेगा। मरीन एंड कार्गो इंश्योरेंस के केस में आपको जिस टाइम पे पॉलिसी आप ले रहे हैं सिर्फ उस टाइम पे आपका होना चाहिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट, लेकिन जब क्लेम ले रहे हैं उस समय चाहे ना भी हो। मान लीजिए स्टॉक इन ट्रेड है, आपने जो है मान लीजिए मैंने ऑयल बेचा आपको, मान लीजिए मैंने फूड ग्रेन बेचे आपको, यहाँ से काबुली चना बेच दिया मान लीजिए मैंने इंडिया से, और आप बैठे हैं दुबई के अंदर, आपने दुबई में मेरे से काबुली चना मंगाया, तो मैंने मान लीजिए एक पूरा शिपमेंट 1000 किलो का बाई शिप भेज दिया। आप दुबई में बैठ के आपको समय लगता है 40 दिन का, वो पहुंचने में लगता है 40 दिन, उस 40 दिन के दौरान आपने एक नया बायर ढूंढ लिया, और उसमें से कुछ पार्ट 50% माल मिस्टर ए को बेच दिया, 50% माल आपने मिस्टर बी को बेच दिया, तो अब वो ट्रांजिट में माल बेच रहे हैं आप उसको। तो इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ली या मैंने ली, वट कोई भी ले सकता है, जिस समय माल स्टार्ट हुआ, शिपमेंट स्टार्ट हुई, तो कार्गो इंश्योरेंस कोई भी ले सकता है, लेकिन जब आप उसको बेच रहे हैं तो उसकी जो ट्रांजिट कार्गो इंश्योरेंस है वो ऑटोमेटिकली नए बायर के पास शिफ्ट हो रही है, तो बताने की जरूरत नहीं है कंपनी को कि हमने ये बेच दिया या क्या कर दिया, आपके पास पॉलिसी है, तो जिस समय आप पॉलिसी ले रहे हैं सिर्फ उस समय आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, बाद में चाहे इंश्योरेबल इंटरेस्ट ट्रांसफर हो जाता है बाई डिफॉल्ट। और थर्ड पॉलिसी मरीन हॉल इंश्योरेंस पॉलिसी के केस में, हॉल मतलब कि बॉडी ऑफ व्हीकल, तो अगर इस टाइप की कुछ पॉलिसी है तो उसके अंदर दोनों टाइम पे, जिस समय आप पॉलिसी ले रहे हैं उस समय भी इंटरेस्ट होना चाहिए, और जिस टाइम आप क्लेम ले रहे हैं उस समय भी। तो मोटा मोटा समझिए मरीन कार्गो इंश्योरेंस के अलावा आपका
जो भी बाकी इंश्योरेंस पॉलिसीज है इसमें आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट दोनों टाइम पे होना चाहिए, पॉलिसी के लेने के टाइम पे भी और क्लेम लेने के टाइम पे भी। लेकिन मरीन एंड कार्गो एक्सेप्शन है, इसमें खाली आपको पॉलिसी लेने के टाइम पे होना चाहिए, बिकॉज इस टाइप की पॉलिसीज में जो ये मरीन कार्गो वाला जो गुड्स मूव करती है उसमें बहुत फ्रिक्वेंटली ऑनरशिप चेंज होती है। तो कन्वीनियंस के लिए ये अलाउड है कि आप इसमें माल बेचते रहिए, तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रांसफर होती रहती है। असाइनमेंट ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट in case of fire and miscellaneous insurance policy, insurable interest can be assigned only with the consent of insurer. तो अगर फायर और मिसलेनियस इंश्योरेंस पॉलिसी है तो आपने जैसे मैंने फैक्ट्री बेची आपको, तो अब मैंने इंटीमेट कर दिया, आपने भी रिक्वेस्ट डाल दी, तो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर मर्जी है उसकी, वो इंश्योरेंस पॉलिसी आपके नाम ट्रांसफर करे ना करे, वो चॉइस है उसकी, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है उसके ऊपर। नॉर्मली कर देती है बट ऑब्लिगेशन नहीं है। मान लीजिए आपने पहले फ्रॉड कर रखा है उस कंपनी में, तो फिर वो आपके नाम ट्रांसफर नहीं करेगी कंपनी, बोलेगी बना हम नहीं करेंगे, और कोई रीजन है वो नहीं करेगी आपके नाम पे। मरीन कार्गो इंश्योरेंस पॉलिसी ये फ्रीली असाइनेबल होती है, इसके अंदर कोई आपको इंश्योरेंस कंपनी को बताने की जरूरत नहीं है, कंसल्ट लेने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाती है। और मरीन हॉल पॉलिसी के अंदर भी आपको आपको कंसेंट लगेगी इंश्योरेंस पॉलिसी की, प्रायर कंसेंट आपको लगेगी, और उसके बाद ही आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, दो तरह के इंश्योरेबल इंटरेस्ट होते हैं जो मेनली पिक्चर में आते हैं, डिस्कशन में आएंगे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, कॉन्ट्रेक्चुअल और स्टेचुटरी। तो मोटा मोटा डिफरेंस समझिए। कॉन्ट्रेक्चुअल क्या है, जो बेसिकली किसी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने लिख दिया, उसके हिसाब से आपको एक जो हमने आपने पॉलिसी ली उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो इंटरेस्ट राइज होते हैं, दैट इज कॉन्ट्रेक्चुअल। और स्टेचुटरी क्या है, जो बेसिकली किसी कानून की वजह से आप इंश्योरेंस डील कर रहे हैं, तो ये कानून एप्लीकेबल हो गया उसके ऊपर। तो कोई अगर लॉ या कानून की एप्लीकेशन की वजह से स्टेचुटरी इंटरेस्ट उसमें अगर क्रिएट हो रहे हैं, तो वो स्टेचुटरी इंश्योरेबल इंटरेस्ट बन जाते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि स्टैच्यूट मतलब कि स्टेचुटरी, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल। तो इस स्लाइड में से एक नंबर का थ्योरी क्वेश्चन ही आ सकता है, इसके ऊपर कुछ नहीं आएगा, इसकी एप्लीकेशन एग्जाम्पल में नहीं आती। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, इंडेमनिटी मीन्स गारंटी या फिर एश्योरेंस गिवन बाय द इंश्योरर, मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको एश्योरेंस दी है टू मेक पेमेंट इक्वल टू एक्चुअल लॉस और सम इंश्योर्ड। तो अगर आप कंपनी के पास लोन क्लेम लेने जाएंगे तो आपका एक्चुअल लॉस जो है जिस टाइम पे क्लेम डाल रहे हैं उस समय का एक्चुअल लॉस, या फिर कितना आपने सम इंश्योरेंस लिया था जब आपने पॉलिसी ली, उस समय कितना है। फॉर एग्जाम्पल आपने जब पॉलिसी खरीदी तब आपने खरीदी 50 लाख रुपए की, लेकिन फैक्ट्री आपने ली 50 लाख की पॉलिसी ली थी आपने उस समय, लेकिन आज जब आप उसका वैल्यूएशन जब उसको क्लेम लेने जा रहे हैं, आज की डेट में उसकी जो एक्चुअल लॉस हुआ आपको, वो 40 लाख रुपए हुआ, 40 लाख मिलेगा आपको। अगर एक्चुअल लॉस 60 लाख रुपए हुआ और पॉलिसी 50 लाख की, तो 50 लाख मिलेगा। टू रिस्टोर मतलब कि टू पुट बैक द इंश्योर्ड असेट टू द सेम पोजीशन इन विच इट वाज इमीडिएटली प्रायर टू द लॉस, लॉस होने से जस्ट पहले जो जो भी इसकी वैल्यू थी प्रॉपर्टी की, उसको रीइंस्टेट करने के लिए जो खर्चा है सेम रिस्टोर करने के लिए, वो खर्चा ही आपको मिलने वाला है। सो इंश्योरर एग्रीज टू पे नो मोर देन एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस, तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस से ऊपर आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि इन केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस प्रोपोर्शनेट क्लेम मिलेगा आपको। तो ये बेसिकली एवरेज क्लॉज होता है, आगे आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, एग्जाम्पल की फॉर्म के अंदर भी डिटेल में इसको बात करेंगे। अभी के लिए इतना समझिए कि अगर अंडर इंश्योरेंस है तो प्रोपोर्शनेट क्लेम मिलेगा, पूरा क्लेम नहीं मिलेगा। अंडर इंश्योरेंस का मतलब क्या है, एक प्रॉपर्टी की वैल्यू मान ली 40 लाख रुपए है, आपने पूरी कवरेज ना लेके 20 लाख का कवरेज लिया सिर्फ, तो 50% ही कवरेज लिया। कल को अगर आपने क्लेम डाला उसमें 10 लाख रुपए का, कि मेरी तो प्रॉपर्टी नुकसान हो गया, 10 लाख का उसमें कॉस्ट है उसको बिल्डिंग को ठीक करने का, तो आपको 50% ही क्लेम मिलेगा, मतलब 5 लाख मिलेगा। 5 लाख आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। एप्लीकेशन समझते हैं जरा इसकी। तो बिल्डिंग के केस में क्या है, इंडेमनिटी प्रिंसिपल का, कॉस्ट ऑफ रीस्टेटमेंट ऑफ बिल्डिंग, रिपेयरिंग ऑफ डैमेज, माइनस डेप्रिसिएशन। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया कि आपको ये इसमें मिलेगा। मशीनरी में कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी और कॉस्ट ऑफ रिपेयर एट द प्लेस एंड डेट ऑफ लॉस।
तो इसमें कीवर्ड क्या है? प्लेस एंड डेट ऑफ लॉस माइनस डेप्रिसिएशन। जिस जगह पे मशीनरी का नुकसान हुआ उसी जगह पे वो आपको जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट आएगी उसकी, उसमें से, और उस दिन पे जो खर्चा आता है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके जो वैल्यू बनेगी वो आपको उसमें मिलेगी। स्टॉक के केस में क्या है? आपको कॉस्ट पे मिलेगा, ना कि सेल प्राइस पे। अगर आपने एक रॉ मटेरियल 10 रुपए का खरीदा, उसको आप 11 रुपए का बेच रहे थे, तो ऐसा नहीं कंपनी को बोलेंगे साहब मुझे 11 रुपए का घाटा हो गया। जितने का आपने लिया उतना ही आपको मिलेगा उसमें, जो भी आपको कॉस्ट था करंट प्राइस के ऊपर। Limitation of liability of insurer. Insurer is not liable to pay any amount beyond sum insured mentioned in the policy. तो कुछ भी सिचुएशन बन जाए, जितना आपने सम इंश्योर्ड लिखा है पॉलिसी में उसके ऊपर आपको क्लेम नहीं मिलने वाला। अगर अंडर इंश्योरेंस होगी तो कंडीशन ऑफ एवरेज लग जाएगी और प्रोपोर्शनेट आपको क्लेम मिलेगा। ये एवरेज क्लॉज हम आगे और देखेंगे डिटेल में। साल्वेज, अगर प्रॉपर्टी पे कुछ है, नॉर्मली इंश्योरेंस पॉलिसी के केस में अगर इंश्योरेंस पॉलिसी साइलेंट है, आपने साल्वेज जीरो समझनी है। लेकिन अगर उसमें लिख दिया उसने कुछ साल्वेज, तो इंश्योरर में टेक ओवर दिस साल्वेज एंड डिस्पोज इट ऑफ। तो मतलब कि जो भी उसमें से नॉर्मली जैसे कार का जब क्लेम लेते हैं तो उसमें जो टूटा फूटा सामान होता है वो इंश्योरेंस कंपनी अपना खुद ले आती है, या फिर बोलती है कि इसको आप बेच दो, हम उसको नाम पे कुछ माइनस कर देंगे 100-500 रुपए। तो जो भी डेप्रिसिएशन, जो भी गार्बेज या स्क्रैप वैल्यू है, वो आपको उसमें से माइनस करी जाती है। कुछ पॉलिसीज, सम पॉलिसीज आर सब्जेक्ट टू एक्सेस और फ्रेंचाइजीज। तो ये बेसिकली जो टर्मिनोलॉजी है, अभी आगे देखेंगे क्या मतलब होता है, क्या डिफरेंस है, एग्जांपल भी देखेंगे इसका। तो अगर किसी पॉलिसी में एक्सेस क्लॉज या फ्रेंचाइजी क्लॉज है तो उसका भी एक इम्पैक्ट है, तो वो भी आपको देखना है, और उसका इम्पैक्ट क्या है भी हम आगे एनालिसिस में देखेंगे विद एग्जांपल। तो एक्सेस एंड फ्रेंचाइजी क्लॉज देखिए देखिए क्या होता है। तो बेसिकली ये क्या है कि अ, आपने देखा होगा फाइल चार्ज, जैसे गाड़ी का, कार का इंश्योरेंस क्लेम लेने जाते हैं तो कंपनी बोलती है 500 रुपए, 1000 रुपए फाइल चार्ज है, वो फ्लैट हम काटेंगे। आपका क्लेम अगर 10,000 रुपए का है, 500 रुपए हमारे, 1000 रुपए हमारी फाइल चार्ज है, वो हम स्टैंडर्ड काटते हैं, बैलेंस आपको देंगे, पूरा अमाउंट कभी नहीं मिलता उसमें। तो इस तरह से एक ये एक्सेस और फ्रेंचाइजी दोनों सिमिलर है, सेम नहीं है, सिमिलर है। तो एक सर्टेन अमाउंट फिक्स कर दिया, उतने अमाउंट तक का क्लेम नहीं मिलेगा आपको। उसके ऊपर का क्लेम अगर आता है तो फिर आपका इम्पैक्ट इसमें आएगा। एग्जाम्पल समझते हैं। तो इसमें क्या है कि इफ इट एक्सीड्स द लिमिट, ओनली एक्सेस अमाउंट इज पेड अंडर द एक्सेस क्लॉज। However, if loss is being payable in case of franchisee clause, entire loss is being paid for franchisee clause. एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए आपने पॉलिसी, मिस्टर ए ने एक पॉलिसी ली 100 रुपीज की, सॉरी 1000 रुपीज की, 10,000 की पॉलिसी ली, और उसके अंदर 1,000 रुपए का एक्सेस क्लॉज है। मिस्टर ए ने पॉलिसी ली 10,000 रुपीज की विद एक्सेस क्लॉज ऑफ 1,000 रुपीज। मिस्टर बी ने सेम 10,000 की पॉलिसी ली बट विद फ्रेंचाइजी क्लॉज ऑफ 1,000। तो अगर मान लीजिए 500 रुपए का नुकसान होता है दोनों को, मिस्टर ए एंड बी को, तो दोनों को ही कुछ भी क्लेम नहीं मिलेगा दोनों पॉलिसीज में। लेकिन मान लीजिए उनको लॉस होता है 1,100 रुपए का, तो मिस्टर ए को, जो इन्होंने एक्सेस क्लॉज के तहत पॉलिसी ली थी, उनको मिलेगा 100 रुपए, क्योंकि 1,000 रुपए उनको अपनी जेब से देने हैं, एक्सेस ओवर एंड अबव। तो 1100 माइनस 1,000 रुपीज, एक्सेस अमाउंट जो बनेगा उतना आपको क्लेम मिल जाएगा। लेकिन फ्रेंचाइजी में क्या है, क्योंकि वो 1,000 रुपए से ऊपर का खर्चा निकल गया, अब आपको पूरा लॉस मिलेगा, तो पूरे 1,100 रुपए मिलेंगे। तो 1,000 रुपए तक का खर्च में नहीं मिलेगा, लेकिन 1,000 के ऊपर खर्चा अगर गया तो आपको पूरा अमाउंट मिलेगा। फिर वो कम रिडक्शन नहीं होगी उसके अंदर। चलिए अब नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। सब्रोगेशन इज द ट्रांसफर ऑफ लीगल राइट्स held by the most insurance companies to legally pursue a third party that cause an insurance loss to the insurance company। तो बेसिकली इसको ऐसे समझते हैं एग्जांपल की फॉर्म में। मान लीजिए आप सड़क पे जा रहे हैं और कोई आदमी आपको सड़क पे जाते हुए एक्सीडेंट करके, चोट मार के भाग जाता है वहां से। उसके बाद आप हॉस्पिटल में गए, वहां पर आपका मान लीजिए 2 लाख रुपए का खर्चा हुआ मेडिकल ट्रीटमेंट में। इन द मीन टाइम आपने पुलिस में कंप्लेंट कर दी, तो जो आदमी आपको टक्कर मारे गया तो भाग गया। आप 1 हफ्ते में इलाज करा के 2 लाख रुपए बिल पे करके
आप आ गए, आपने वो 2 लाख रुपए का अपना हेल्थ इंश्योरेंस से क्लेम ले लिया। मान लीजिए 2 लाख रुपए में से 1,80,000 रुपए आपको क्लेम मिल गया और 20,000 रुपए आपने पॉकेट से दिए। और समझिए कि 1 महीने के बाद पुलिस ने उस आदमी को पकड़ लिया, इसने आपको टक्कर मारी थी। और उसके बाद मैटर कोर्ट में गया और वहां पर जज ने इसको बोला कि अब 2 लाख रुपए खर्चा हुआ है मेडिकल ट्रीटमेंट पे, आप 2 लाख रुपए कर दीजिए इनको, जो मेडिकल ट्रीटमेंट की कॉस्ट है वो आप पे कीजिए। तो जब वो थर्ड पर्सन वो 2 लाख रुपए देगा, तो वो 2 लाख रुपए के ऊपर पहला चार्ज आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का है, बिकॉज वो ऑलरेडी मेडिकल रिम्बर्समेंट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कर चुकी है आपको। तो 2 लाख में से आपको 1,80,000 रुपए वापस करने पड़ेंगे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को, और जो 20,000 रुपए बचेंगे वो आपके, सिंस आपने खुद अपनी पॉकेट से खर्च किए थे, वो आपको मिलेंगे। तो प्रिंसिपल सब्रोगेशन क्या है? और अगर मान लीजिए तो आपने 2 लाख रुपए ले लिया और आप बोलते हैं कि मैं मतलब मुझे कोई कोई कोर्ट केस नहीं करना उस बंदे के अगेंस्ट जिसने मेरे को टक्कर मारी, तो वो राइट आपका चला गया। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी चाहे आपसे डिटेल लेके जिस आदमी ने आपके साथ एक्सीडेंट किया उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली क्लेम फाइल कर सकती है, कोर्ट में जा सकती है कि इसने आपको एक्सीडेंट किया और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने 1,80,000 रुपए का उसके अंदर पेमेंट किया है, तो 1,80,000 रुपए की रिकवरी का राइट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में डायरेक्टली भी चला जाता है। तो इस राइट को, जो कि जैसे आपने क्लेम लिया, तो ये जो राइट है वो आपसे शिफ्ट हो गया हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को। तो ये जो राइट है, ये शिफ्टिंग है, इस शिफ्टिंग को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। In case of loss, if insurance company pays the claim to insured and thereafter the insured gets some money from any third party, the said amount paid by the third party shall be paid to the insurance company. तो जो मैंने आपको बताया वही मतलब हुआ है कि अगर क्लेम मिलने के बाद आपको थर्ड पार्टी कुछ क्लेम मिलता है, तो उसका राइट जो है, उसके ऊपर जो चार्ज है या उसका जो राइट है वो इंश्योरेंस कंपनी का है और उसको मिलना चाहिए। दिस राइट ऑफ सब्रोगेशन इज बीइंग एंजॉयड बाय ऑल इंश्योरेंस कंपनीज एंड इज इम्प्लाइड एंड ऑटोमेटिक राइट। तो मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट में अगर नहीं भी लिखा है ये, तब भी ये राइट ऑफ सब्रोगेशन इंश्योरेंस कंपनी के पास रहता है, चाहे वो एक्सप्लिसिटली लिखा हो चाहे ना लिखा हो। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, इफ एन इंश्योर्ड हैज टेकन policies covering same risk from two or more insurers, in event of a claim all the insurers shall pay an equitable proportion of the claim amount. In case one insurer overpays, he has a legal right to recover part of the payment from another insurer whose policy was also applicable. यह समझिए आप कि अगर आपने मान लीजिए आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है और आपका मान लीजिए आपने 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एक कंपनी से ले रखी है और 5 लाख की इंश्योरेंस आपने एक कंपनी से ली हुई, तो अब आपने सेम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी दो अलग अलग कंपनी से ले रखी है, 5 लाख और 10 लाख की। मान लीजिए आपका क्लेम आता है 3 लाख रुपए का, तो सिंस आपका जो 3 लाख रुपए है उसके अंदर सिंस 1/3 जो हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज है वो एक कंपनी से है, तो 3 लाख का 1/3 मतलब 1 लाख रुपए एक कंपनी देगी और 2 लाख रुपए दूसरी कंपनी देगी। इसका एक और एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। मान लीजिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया 2010 के अंदर 5 लाख रुपए का, 2020 में आपने एक और हेल्थ इंश्योरेंस लिया 5 लाख रुपए का दूसरी कंपनी से, टोटल आपका 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस हो गया, 5 लाख कंपनी ए से, 5 लाख कंपनी बी से। तो जब 2022 में मान लीजिए आपको एक्सीडेंट हो जाता है और आपको हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है और मान लीजिए 1 लाख रुपए का आपका उसमें खर्चा आता है, तो अब अगर आप कंपनी बी के पास गए तो उसके रिकॉर्ड पे है कि आपने कंपनी ए से पहले से 5 लाख का इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो वो आपको 50,000 रुपए देगी और बोलेगी 50,000 रुपए आप कंपनी ए से लीजिए। अगर आप कंपनी ए से गए तो कंपनी ए आपसे पूछेगी कि आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया हुआ है आज की डेट में, तो अगर आपने बता दिया तो कंपनी ए भी 50,000 रुपए देगी, और अगर आपने छिपा लिया जो कि गलत है तो कंपनी 1 लाख रुपए दे देगी आपको। लेकिन उस केस में अगर बाद में कंपनी को ही पता लग गया कि पिछले क्लेम में आपको
इस डेट पे एक और इंश्योरेंस पॉलिसी थी जो आपको आपने हाइड की, तो उसके बाकी जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो तो अलग है, लेकिन वो सरफेस पे आते ही, नॉलेज में आते ही कंपनी ए कंपनी बी को अप्रोच कर सकती है और अपना जो एक्स्ट्रा पेमेंट उसने 50,000 रुपए किया था वो रिकवरी कर सकती है। तो ये जो प्रिंसिपल है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। प्रीरिक्विजिट्स फॉर एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, ये कुछ प्रीरिक्विजिट्स है कि प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन किस रूप में, किस शेप के अंदर वो, क्या कंडीशंस है उसकी कि वो एप्लीकेबल होगा। तो पहली बात तो सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी कॉमन टू ऑल पॉलिसीज, तो जो इंश्योर्ड पर्सन है और जो टाइप ऑफ पॉलिसी है वो सेम होना चाहिए दोनों पॉलिसीज में। पैरिल विच इज कॉजिंग लॉस मस्ट बी कॉमन, तो जो भी उसमें रिस्क कवर्ड है वो भी दोनों में कवर सेम होने चाहिए। इंटरेस्ट कवर्ड इन ऑल पॉलिसीज मस्ट बी सेम एंड मस्ट बी इन फेवर ऑफ कॉमन इंश्योर्ड, तो जो भी टाइप के उसमें बेनिफिट्स हैं और वो सब कुछ सेम होना चाहिए और जो इंश्योर्ड पर्सन है वो भी सेम होना चाहिए। पॉलिसीज मस्ट बी फोर्स एट द टाइम ऑफ लॉस, जिस दिन लॉस हुआ तो उस दिन दोनों पॉलिसीज फोर्स में एनफोर्सेबल होनी चाहिए, कोई लैप्स ना हो। पॉलिसीज मस्ट बी लीगली एनफोर्सेबल, तो कोई मतलब वाइड या वाइडेबल टाइप की पॉलिसीज ना हो, लेजिट पॉलिसीज हो जो कि एज पर लॉ परमिसिबल है, इलीगल पॉलिसी किसी तरह से ना हो। एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं इस प्रिंसिपल को। मान लीजिए एक आदमी है जिसने कि 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए की तीन डिफरेंट पॉलिसीज ली हुई है सेम असेट के लिए, तीन डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनी से। तो अगर वो क्लेम देता है 1,80,000 रुपए का, तो उसको कितना कितना क्लेम पहली दूसरी तीसरी कंपनी से मिलेगा। तो देखिए इसमें अब जो मान लीजिए पहला जो इंश्योरेंस कंपनी है वो ए है, तो उससे 50,000 रुपए का उसने कवरेज लिया हुआ है। बी, मान लीजिए सेकंड इंश्योरेंस मान लीजिए बी है, उससे 1 लाख रुपए कवरेज लिया हुआ है। और जो थर्ड इंश्योरर है, मान लीजिए उसको सी बोलते हैं हम लोग फॉर एग्जांपल, तो उससे जो है 1.5 लाख रुपए का कवरेज लिया हुआ है। टोटल कवरेज कितना हो गया? 3 लाख रुपए, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख रुपए हो गया। अब क्लेम अमाउंट जो है वो 1,80,000 रुपए है। अब बेसिकली क्लेम अमाउंट का डिवीजन होगा इस इंश्योरेंस पॉलिसी की जो कवरेज है उसकी रेशियो में, प्रोपोर्शन में। तो पॉलिसी का प्रोपोर्शन कितना है 3 लाख में? लगभग 16.67%। पॉलिसी बी का है 33.3033% और पॉलिसी सी का है 50%। तो इसी प्रोपोर्शन में ये जो क्लेम होगा वो तीनों कंपनियां इक्वल इक्विटी प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन के हिसाब से वो देंगी। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज। तो इसमें देखिए जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, अगर मान लीजिए कोई कोई भी एक लॉस है वो मल्टीपल कॉजेस की वजह से या मल्टीपल पेरिल्स की वजह से या मल्टीपल इवेंट्स की वजह से हुआ है, तो उसमें कंपनी देखती है कि सबसे नजदीकी रीजन कौन सा है जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ है। अगर वो रीजन कवर्ड नहीं है उस पॉलिसी के अंदर तो कंपनी उसमें क्लेम नहीं देगी। और ये एक काफी डिस्प्यूट वाला मैटर रहता है बेसिकली, क्योंकि मान लीजिए दो दो रीजन है, कंपनी बोलेगी जो जो रीजन कवर्ड है उसकी वजह से डेथ नहीं हुई, और जो इशूअर है, जो बेनिफिशियरी है, वो बोलेगा कि जिस जिस वजह से ये डेथ हुई है या फिर जो भी नुकसान हुआ, लॉस हुआ है, वो दूसरा रीजन है और कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी गलत बोल रही है ताकि क्लेम ना देना पड़े। तो ये काफी हद तक डिस्प्यूटेड मैटर रहता है अगर कंपनी रिजेक्ट कर दे इस केस को इस पॉइंट के ऊपर। और फिर नॉर्मली मैटर जाता है कोर्ट में, जहाँ पे कि हमारी जुडिशरी उसको डिसाइड करती है कि कंपनी सही बोल रही है या जो बेनिफिशियरी है वो सही बोल रहा है। तो आगे जरा एग्जांपल के रूप में समझते हैं इसको। पर्सन हैविंग पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसीज गोज आउट फॉर हंटिंग एंड मीट विद एन एक्सीडेंट। ड्यू टू शॉक एंड वीकनेस ही वाज नॉट एबल टू वॉक while lying on the wet ground. He contracted cold and which developed into pneumonia, which caused his death. The court held that proximity cause was accident covered in the policy and remote cause was pneumonia. तो देखिए इसमें अब एक आदमी है जिसका कि जंगल में गया, वो मतलब हंटिंग करने के लिए, शिकार करने के लिए, और वहां पर उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने की वजह से वो जमीन पे गिर पड़ा। उसको जमीन पे गिरा तो वो ठंडा था जमीन, पानी भी था उसके अंदर, तो उसको निमोनिया हो गया। और चोट लगने की वजह से, निमोनिया होने की वजह से, जो चोट लगने से स्टार्ट हुआ था और अल्टीमेटली वो वहां पर मर गया। अब लाइफ इंश्योरेंस की बात आ गई तो इसमें, अब इसमें देखिए एक एक्सीडेंट इन्वॉल्व है
और इसमें एक मेडिकल रीजन भी इन्वॉल्व हो गया। तो अब इसमें जो दो चीजें हैं, तो इसमें दो रीजन हो गए, एक्सीडेंट और निमोनिया। जो एक्सीडेंट रोड पे हुआ वो, और साथ में निमोनिया। तो अब कौन सा इसमें रीजन नजदीकी है, वो समझने की बात है। तो अब ये अगर एक्सीडेंट पॉलिसी इसने ले रखी है, पर्सनल पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है, तो निमोनिया वाले मैटर पे इसको क्लेम नहीं मिलेगा। लेकिन ये एक्सीडेंट अब जब ये मैटर कोर्ट में गया तो डिस्प्यूट हुआ इसमें, इंश्योरेंस कंपनी और जो बेनिफिशियरी था। तो जब ये मैटर कोर्ट में गया तो वहां पर कोर्ट ने डिसाइड किया, कोर्ट ने ये बोला कि ये जो है, ये इसकी डेथ जो है वो एक्सीडेंट की वजह से हुई है, ना कि निमोनिया। और इसमें एक्सीडेंट वाज दी प्रॉक्सिमेट कॉज, तो इसलिए उसमें क्लेम मिलेगा। चलिए अब इसी प्रिंसिपल को हम एक और एग्जाम्पल के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। पर्सन हैविंग पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी मेट विद एन एक्सीडेंट एंड वाज टेकन टू हॉस्पिटल। एक आदमी था जिसका कि एक्सीडेंट हो गया और उसने एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ले रखी थी, और एक्सीडेंट होने के बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। While undergoing treatment, he contracted with an infectious disease which caused his death. तो उसका एक्सीडेंट हुआ, हड्डी टूट गई उसकी, तो पैर की हड्डी टूट गई। तो ऐसा कोई मेजर इशू नहीं था जिसकी वजह से डेथ हो सके उसकी। लेकिन जब उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया तो वहां पर उसको कुछ इन्फेक्शन हो गई किसी और चीज से, और वो इन्फेक्शन की वजह से उसकी डेथ हो गई। तो अब इसमें दो मसले हैं। पहला कि उसका एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट की वजह से उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा, और हॉस्पिटल में बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस कह लीजिए या जो भी रीजन कह लीजिए, उसको इन्फेक्शन हो गई, और इन्फेक्शन की वजह से डेथ हो गई, ना कि एक्सीडेंट की वजह से। तो जब ये मैटर कोर्ट में गया तो कोर्ट में डिस्प्यूट होने के बाद ये मैटर कोर्ट में गया, इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि हम क्लेम नहीं देंगे बिकॉज प्रॉक्सिमिटी कॉज जो इसमें है वो इन्फेक्शियस डिजीज है, ना कि एक्सीडेंट है। बेनिफिशियरी ने इसको डिस्प्यूट किया और दोनों कोर्ट में गए, तो कोर्ट ने इसको फिर रिव्यू किया सारे केस को, और इसमें कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि इस केस में जो डेथ है वो हुई है इन्फेक्शियस डिजीज की वजह से, ना कि एक्सीडेंट की वजह से। इसलिए इस केस के अंदर उसको, बेनिफिशियरी को, जो इसका क्लेम है वो उसको नहीं मिलेगा। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हुआ। पिछला एग्जाम्पल हमने देखा जिसमें कि क्लेम प्रॉक्सिमिटी कॉज की वजह से मिला, और दूसरे केस में क्लेम नहीं मिला। तो ये रीजन कुछ भी हो सकता है, तो इसकी वजह से क्लेम अप्रूव भी हो सकता है, इसकी वजह से क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। अब देखिए लास्ट प्रिंसिपल कर लेते हैं आज का, प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन। अंडर दिस प्रिंसिपल इट इज द ड्यूटी ऑफ द इंश्योर्ड to take all possible steps to minimize the loss to the insured property on the happening of certain uncertain event। एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। देखिए इसका पहला हिंदी में मतलब तो ये हो गया कि जब भी कोई, अगर आपने कोई रिस्क का इंश्योरेंस, किसी भी रिस्क को लेके इंश्योरेंस कवरेज ले रखा है, जैसे कि आपने फैक्ट्री का फायर इंश्योरेंस ले रखा है, तो अगर कोई भी इंश्योरेंस और वो इवेंट हो जाता है तो आपको सारे प्रॉपर स्टेप्स लेने हैं कि क्या आपने प्रॉपर स्टेप लिए थे उसको, लॉस को अवॉइड करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने फैक्ट्री का फायर इंश्योरेंस ले रखा है, तो आपकी फैक्ट्री में आग लग गई फॉर एग्जाम्पल, तो जब इंश्योरेंस क्लेम की बात आएगी तो ये देखा जाएगा कि आग लगने के बाद आपने क्या-क्या एक्शन लिए जिससे कि उस आग को बुझाया जा सकता था और उस लॉस को मिनिमाइज किया जा सकता था। तो क्या एक्शन हो सकते हैं? क्या आपने फायर ब्रिगेड को कॉल किया? क्या आपने फायर एक्सटिंग्विशर्स का इस्तेमाल करने का प्रयास किया अगर वो पॉसिबल था? तो इस तरह की चीजें जो है, फायर ब्रिगेड का एक मेन उसमें पॉइंट रहता है कि फायर ब्रिगेड रिपोर्ट दीजिए आप कि आपने फायर ब्रिगेड कॉल की थी। अगर आप खड़े हैं और आपने फायर ब्रिगेड भी कॉल नहीं करी, आपने उसमें पानी डालने का प्रयास नहीं किया, छोटी-मोटी अगर आग है, या जो भी एफर्ट्स आपको करने चाहिए थे उस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, तो कंपनी इसके ऊपर आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। तो इसके साथ ही हम सेशन खत्म करते हैं आज का। नेक्स्ट सेशन में हम लोग ये कवर करने वाले हैं, जिसमें कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, रिक्वायरमेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ इंश्योरर, मतलब इंश्योरेंस कंपनी, एंड ड्यूटीज ऑफ इंश्योर्ड। तो इसके अंदर से भी आपको एक नंबर का थ्योरी क्वेश्चन आने की संभावना काफी हद तक रहती है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। खास तौर पे ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस वाला जो पार्ट है उसके अंदर से काफी अच्छे चांसेस रहते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट को भी समझना पड़ेगा आपको, कुछ चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।
आशा करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा आज का। तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो मोबाइल ऐप है उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। और वहाँ पर हमने अभी प्रमोशन ऑफ़र चला रखी है। मोस्ट लाइकली 1 से 2 महीना ही चलेगी वो, ज़्यादा समय नहीं चलेगी। अभी मॉक टेस्ट की, क्योंकि जो मॉक टेस्ट है उसका ₹199 प्राइस है, पर अभी हमने उसको ₹1 में दे रखा है। तो आप उसको रियल टाइम सिचुएशन के अंदर आप टेस्ट कीजिए उसको। उसमें आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा और कंप्यूटर बेस्ड है, जिस तरह से एक्चुअली आपको रियल टाइम एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, वैसा ही पेपर हमने डिज़ाइन किया है उसको। और आपको 0.25% की मार्किंग भी है उसमें, 2 घंटे में एग्ज़ाम पूरा करना है और एग्ज़ाम पूरा करते ही आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा उसमें। तो आपको वो ₹5000 और जीएसटी दिखाने की ज़रूरत नहीं है एक्सपीरियंस लेने के लिए। मात्र ₹1 में आप टेस्टिंग कीजिए। एक बार ही अटेम्प्ट मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट उसके अंदर ₹1 प्रमोशन ऑफर पे। अभी उस ऐप के ऊपर हम और भी बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन कर रहे हैं। तो एड फ्री वीडियोज़, एड फ्री कोर्सेज़ और बहुत सारे न्यू मॉक टेस्ट, बहुत सारे सैंपल क्वेश्चन पेपर्स, तो बहुत कुछ आने वाला है। तो आप ऐप डाउनलोड कीजिए और ऐप के ऊपर सब कुछ ट्रैक रखिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।